नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केरल के पलक्कड़ जिले से सामने आई दिल दहला देने वाली घटना। बांग्लादेशी बताकर छत्तीसगढ़ के मजदूर को बेरहमी से पीटा गया। राज्य सरकार बोली है संघ के नफरत फैलाने का नतीजा। केरल के पलक्कड़ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। छत्तीसगढ़ के 31 साल के प्रवासी मजदूर राम नारायण बघेल की एक भीड़ ने पूरी तरह पीट पीट कर हत्या कर दी। यह घटना पिछले बुधवार यानी 17 दिसंबर की है। लेकिन जब मारपीट का वीडियो सामने आया तो इसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। वीडियो सामने आने के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया। वीडियो में हमलावरों को राम नारायण से बार बार पूछते हुए सुना जा सकता है, क्या तुम बांग्लादेशी हो? राम नारायण रोजगार की तलाश में 13 दिसंबर को केरल पहुंचे थे और वालियार में रह रहे थे। रास्ता भटकने पर स्थानीय लोगों ने उन्हें चोर समझ लिया और बेरहमी से पीटा, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में गंभीर अंदरूनी चोटों और पसलियों के टूटने की पुष्टि हुई है। केरल की सीपीएम सरकार ने आरोप लगाया है कि यह संघ के नफरत फैलाने का नतीजा है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार लोगों में संघ से जुड़े कई लोग शामिल हैं। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और विशेष जांच टीम गठित की गई है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परिवार को न्याय का भरोसा दिया है, जबकि कांग्रेस ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया है। बांग्लादेश में एक और युवा नेता को मारी गई गोली। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद पहले ही हिंसा का माहौल गोली सिर को रगड़ते हुए गुजर गई। अब युवा नेता की हालत स्थिर। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के बीच सोमवार को नेशनल सिटीजन्स पार्टी के एक वरिष्ठ श्रमिक नेता पर खुलना में दिन दहाड़े गोली चलाई गई। बता दें कि यह इस महीने किसी युवा नेता पर दूसरा बड़ा हमला है, जिससे देश में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। एनसीपी के श्रमिक संगठन जातीय श्रमिक शक्ति के केंद्रीय आयोजक और खुलना डिवीजन संयोजक मोहम्मद मुतालिब सिकदार पर सोना डांगा इलाके में एक घर के अंदर दोपहर करीब 12:15 पर अज्ञात हमलावरों ने सिर में गोली मारी। एनसीपी के खुलना महानगरीय इकाई के आयोजक सैफ निवास ने प्रथम आलोक अखबार को बताया कि सिकदार पार्टी के श्रमिक विंग के प्रमुख नेता हैं और खुलना में आगामी दिनों में होने वाली डिविजनल श्रमिक रैली की तैयारी में जुटे थे। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने उनके सिर को निशाना बनाया, लेकिन गोली सिर को छूते हुए निकल गई। शुरुआती रिपोर्टों में उनकी हालत गंभीर बताई गई थी, लेकिन पार्टी सूत्रों ने बाद में कहा कि गोली सिर को रगड़ते हुए गुजर गई और अब उनकी हालत स्थिर है। बता दें कि यह हमला छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद फैली हिंसा के माहौल में हुआ है। हादी को 12 दिसंबर को ढाका में गोली मारी गई थी और 18 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद देश भर में प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव तेज हो गया है। भारत बांग्लादेश रिश्तों में तनाव के लिए यूनुस सरकार जिम्मेदार, शेख हसीना। अंतरिम सरकार ने कट्टरपंथ को दिया बढ़ावा। भारत विरोधी बयान और अल्पसंख्यकों की अनदेखी से बढ़ा तनाव। भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को भारत बांग्लादेश संबंधों के बिगड़ने का पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि वर्तमान तनाव पूरी तरह यूनुस की देन है, क्योंकि उनकी सरकार भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण बयान जारी कर रही है और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में विफल साबित हो रही है। हसीना ने आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार कट्टरपंथी तत्वों को सशक्त बना रही है, जिससे देश में अराजकता और हिंसा बढ़ रही है। यह स्थिति न केवल बांग्लादेश को अंदरूनी रूप से अस्थिर कर रही है, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को भी प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत अराजकता, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और हम दोनों देशों द्वारा मिलकर बनाई गई उपलब्धियों के श्रेय को देख रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध गहरे और बुनियादी हैं, जो किसी अस्थायी सरकार से कहीं अधिक समय तक टिके रहेंगे। आरएसएस प्रमुख बोले, बंगाल में हालात बदलने के लिए हिंदू एक हों, संघ को बीजेपी के चश्मे से ना देखें। संघ सामाजिक परिवर्तन के लिए है, राजनीतिक परिवर्तन के लिए नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कोलकाता में कहा कि यदि सभी हिंदू एकजुट होकर खड़े हो जाएं, तो पश्चिम बंगाल की स्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका संगठन सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि राजनीतिक परिवर्तन पर, लेकिन उनका बयान राजनीतिक नजरिए से ही देखा जा रहा है। भागवत ने कोलकाता में भाषण में संविधान के महत्व को भी कम करने की कोशिश की। संघ प्रमुख ने कोलकाता में रविवार को कहा कि आरएसएस का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, लेकिन भारत विरोधी और संघ विरोधी प्रचार बढ़ गया है, क्योंकि हिंदू धर्म के उदय से डरने वाले बुरे लोग ऐसा कर रहे हैं। आरएसएस की शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक प्रोग्राम में भागवत ने कहा कि आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के चश्मे से देखना बड़ी भूल है।
मोहन भागवत बोले, हिंदुओं का एकमात्र देश भारत है। बांग्लादेश में हिंदुओं की मदद करनी चाहिए। भारत सरकार को इस स्थिति का संज्ञान लेना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के संदर्भ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और स्थिति काफी कठिन है। अधिकतम सुरक्षा के लिए वहां के हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। दुनिया भर के हिंदू, जिसमें भारत के हिंदू भी शामिल हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपनी सीमा के भीतर जितना हो सके मदद करेंगे। हम सब कुछ कर रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुओं का एकमात्र देश भारत है। भारत सरकार को इस स्थिति का संज्ञान लेना होगा और कुछ करना होगा। कुछ कार्य खुलेआम होते हैं, कुछ गोपनीय रहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र पर संविधान की मंजूरी की जरूरत नहीं। मोहन भागवत, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, यही सत्य है। संविधान बदले या ना बदले, भारत हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत ने अपने भाषण में आगे कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और इसके लिए भारतीय संविधान से किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सत्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक देश में भारतीय संस्कृति की सराहना करने वाले और पूर्वजों की गौरव गाथा को संजोए रखने वाले लोग जीवित हैं, तब तक भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। भागवत ने कहा कि सूर्य पूर्व में उगता है, हमें नहीं पता कि यह कब से हो रहा है। क्या इसके लिए भी संवैधानिक मंजूरी चाहिए? आरएसएस, जो हिंदुत्व की विचारधारा पर दृढ़ता से विश्वास रखता है, इस बात की परवाह नहीं करता कि संसद संविधान में संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे या नहीं। अगर संसद कभी संविधान में संशोधन करके वह शब्द जोड़ने का फैसला करती है तो करें या ना करें, ठीक है। हमें उस शब्द की परवाह नहीं है, क्योंकि हम हिंदू हैं और हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, यही सत्य है। सीएम योगी का राहुल अखिलेश पर तंज, कहा दो नमूने। कफ सिरप केस पर योगी का वार, विपक्ष पर लगाया गंभीर आरोप। योगी बोले, समाजवादी पार्टी से जुड़ा कोई नेता या व्यक्ति इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कोडेन कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। बिना नाम लिए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि देश में जब भी कोई बड़ा मामला सामने आता है तो दो नमूने देश छोड़कर भाग जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और दूसरा लखनऊ में। जब भी देश में कोई चर्चा होती है, ये लोग भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि आपके बबुआ के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वह भी फिर से इंग्लैंड की यात्रा पर देश छोड़ देंगे और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। बता दें कि सीएम योगी अपनी राजनीतिक रैलियों में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को बबुआ कहकर निशाना बनाते हैं। योगी ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि अगर आप इस मामले की गहराई में जाएंगे तो बात वहीं आकर टिकती है कि किसी न किसी तरह समाजवादी पार्टी से जुड़ा कोई व्यक्ति या नेता इसमें शामिल है। सिरप मामले में जो लेन देन हुआ वह भी समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी के खाते से हुआ। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। योगी के दो नमूने वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। भाजपा अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर ना लाएं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दो नमूने वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने इस टिप्पणी को भाजपा के अंदरूनी कलह का खुला कबूलनामा बताया। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह बयान आत्मस्वीकृति जैसा है और इससे साफ होता है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच खींचतान अप्रत्याशित स्तर तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोकलाज रखें और मर्यादा की सीमा ना लांघें। भाजपा अपनी पार्टी के अंदर की खींचतानी को चौराहे पर ना लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर अखिलेश ने सीएम योगी के हमले को पूरी तरह उन्हीं पर पलटते हुए तीखा पलटवार किया। यानी अखिलेश के मुताबिक असली लड़ाई तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच है, जो अब खुलकर सामने आ रही है। आलोचना के बाद एप्स्टीन दस्तावेजों में ट्रंप की तस्वीर दोबारा जारी। पीड़ितों की सुरक्षा के नाम पर हटाई गई थी ट्रंप की तस्वीर। एप्स्टीन मामले से जुड़े लाखों पन्नों की अभी भी समीक्षा जारी। अमेरिकी न्याय विभाग ने रविवार को जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में से हटाई गई एक तस्वीर को फिर से पब्लिक किया, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दिखाई दे रहे हैं। यह कदम उस फैसले पर हुई आलोचना के बाद उठाया गया जब विभाग की पब्लिक वेबसाइट से एप्स्टीन से संबंधित 16 फाइलें पोस्ट होने के एक दिन से भी कम समय में हटा दी गई थी। हटाई गई तस्वीरों में एप्स्टीन के कार्यालय में रखी वस्तुओं के बीच ट्रंप की दो तस्वीरें थी, जिनमें एक में वे महिलाओं के समूह के साथ और दूसरी में मेलानिया ट्रंप, एप्स्टीन और घिस्लेन मैक्सवेल के साथ नजर आ रहे हैं।
न्याय विभाग ने कहा कि तस्वीर हटाने का फैसला पीड़ितों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया था, न कि राजनीतिक कारणों से। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि एप्स्टीन मामले से जुड़े लाखों पन्नों की अभी समीक्षा जारी है और 200 से अधिक वकील संवेदनशील रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे और दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएंगे। टीएमसी से निष्कासित हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी। नई पार्टी का नाम जनता यूनियन पार्टी रखा। आम आदमी के लिए काम करने और चुनाव लड़ने के लिए बनाई गई पार्टी। टीएमसी से निकाले गए नेता हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पार्टी का नाम जनता यूनियन पार्टी रखा है। पार्टी के नाम की घोषणा से पहले समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि आम आदमी के लिए काम करने और चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनाई जा रही है। बता दें कि हुमायूं कबीर ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी थी। इसके बाद वह देश भर में चर्चा में आए थे और इसी दौरान उन्हें पार्टी द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। कोडेन कफ सिरप से यूपी में एक भी मौत नहीं, सीएम योगी। योगी बोले, जांच में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों की संलिप्तता हो सकती है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि राज्य में कोडेन युक्त कफ सिरप से एक भी मौत नहीं हुई है और इस संबंध में सरकार के संज्ञान में कोई ऐसा मामला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नकली या प्रतिबंधित दवाओं के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई की है और इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे चलाए जा रहे हैं। योगी ने बताया कि अब तक 79 मामले दर्ज किए गए हैं, 225 अभियुक्तों को नामजद किया गया है और 78 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 134 फार्मों पर छापेमारी की गई है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जांच में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है। उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर कार्रवाई भी होगी। बता दें कि यह कार्रवाई मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद शुरू हुई जांच के तहत सामने आए अंतर्राष्ट्रीय रैकेट से जुड़ी है। नेशनल हेराल्ड केस, ईडी याचिका पर हाईकोर्ट ने गांधी परिवार से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने गांधी परिवार को जारी किया नोटिस। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य से ईडी की याचिका पर जवाब मांगा है। यह याचिका ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया गया था। जस्टिस रविंद्र डुडेजा ने गांधी परिवार समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 में तय की। बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने के लिए एफआईआर जरूरी है, जबकि ईडी की जांच एक निजी शिकायत से शुरू हुई।